हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो हमने स्टार्ट करा था कि टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि टेम्परेचर रेट कांस्टेंट को कैसे अफेक्ट करता है। पक्का बात है, अगर रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता होगा तो रेट को भी अफेक्ट करता होगा, है ना। अब लास्ट क्लास में हमने देख लिया था इसका अप्रॉक्स डिपेंडेंसी, मतलब टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली क्या अफेक्ट करता है। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे अरहेनियस इक्वेशन, जो कि एक्यूरेट डिपेंडेंसी को बताएगा। जैसे कि आपको एनसीईआरटी पर का एक लाइन याद आ रहा होगा, विद द राइज इन टेम्परेचर रेट ऑल्सो इंक्रीजेज फॉर मैक्सिमम केसेस, है ना। मैक्सिमम रिएक्शन में हमें ये देखने को मिला था। तो देखो, एक्यूरेट डिपेंडेंसी को जो बताएगा वो होगा अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अरहेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो यहाँ पर ई ए का जिक्र किया गया है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा हुआ है। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को और आप क्या लिख सकते हो, K इक्वल टू ए अपॉन ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो देखो यहां पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो फाइनली ये पावर वाला टर्म क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा ना। और पावर वाला टर्म जितना भी छोटा होगा, आप सोचो ये डिनोमिनेटर छोटा होगा तो उसका नेट रिजल्टेंट क्या देखने को मिलेगा, K जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ता हुआ मिलेगा। मतलब आपको जो फाइनली आपको जो ग्राफ मिलेगा ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा इंक्रीजिंग टाइप पर का ग्राफ होगा, ऐसा इंक्रीजिंग टाइप पर का ग्राफ होगा। मतलब अगर K और आप टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हो तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही K का वैल्यू भी बढ़ेगा। यही चीज हमने एनसीईआरटी में देखा था कि विद द राइज इन टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, K बढ़ेगा या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, देखो इस इक्वेशन में K क्या था, रेट कांस्टेंट। ठीक है, A हमने किसको बोला था, A का नाम है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। A को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखो ये वाला टर्म कौन सा टर्म है, ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, तो उससे पहले आ गया, इस वजह से हमने इसको क्या बोला, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, और क्योंकि ये अरहेनियस इक्वेशन पर का है तो इसको और हम लोग क्या बोलेंगे, अरहेनियस कांस्टेंट। ठीक है, साथ में और हम लोग क्या बोलेंगे, अरहेनियस फैक्टर। तो इतना सारा नाम है ए का। ठीक है, इसमें ए का कोई भी नाम यूज कर सकता है आपको प्रॉब्लम देने के दौरान। ठीक है, वहीं ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वहीं ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये पूरा चीज किसको बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। एक्चुअली जितने भी कॉलिजन होते हैं सारे के सारे इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हमने कोलिजन थ्योरी में देखना है, इसके बाद हम लोग आएंगे। इसका और क्या नाम है, बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है, ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी को हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं ई ए क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी, आर आपको पता ही है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हमने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर पर का ग्राफ अभी जस्ट देखा था ना, तो विद द राइज इन टेम्परेचर ये क्या हो रहा था, ये बढ़ता जा रहा था ना, इंक्रीजिंग टाइप पर का कर्व आ रहा था। तो चलो फिर से हम लोग अरहेनियस इक्वेशन याद करते हैं, आप मेरे साथ बोलते जाओ, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो चलो एक बार फिर आप मेरे साथ अरहेनियस इक्वेशन बोलो, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब चलो हमने इतना बार बोल लिया, लगता है याद हो ही गया होगा। अगर मान लो हमने दोनों साइड लॉग लगा दिया, ln लगा दिया है ना, टू द बेस e, तो दोनों साइड अगर ln लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब देखो ये वाला टर्म ln a इंटू बी क्या हो जाएगा, ln a प्लस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ln a प्लस ln ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, है ना। स्प्लिट करके हमने लिख दिया। अब ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a। अब देखो ये log ऑफ m टू द पावर n क्या होता है, ये पावर जो है ये बाहर निकल जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, n log m होता है ना। तो वहीं पर देखो ये पावर क्या है, माइनस ई अपॉन आर टी, ये बाहर निकाल दिया, माइनस ई अपॉन आर टी। और ln ई टू द बेस ई, ln आपको पता है ना बेस ई होता है, और कभी भी log बेस जो होता है उसी का log क्या होता है, हमेशा 1 हो जाता है ना। तो देखो ये टर्म हमारा क्या आ गया, ये टर्म आ गया 1। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है,
अब अगर मान लो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा लॉग के फॉर्म में, तो आपको पता है ना लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ln को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो ये काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, है ना, दोनों ही साइड। तो 2.303 ये ln के बन जाएगा log ऑफ k इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ln a को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, और यहाँ पर ln a की जगह पे क्या होगा log a माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ k इक्वल टू log ऑफ a, मैंने 2.303 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी, तो ये टर्म कैंसिल। अब यहाँ पर क्या आ गया ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। ये आप याद रखना, ये मैं यहाँ पर VVI लिख रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इसमें कई बार क्या होगा, आपको a का वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है, EA का वैल्यू दे रखा होगा, R और T का वैल्यू दे रखा होगा, R का वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है। आपको K का वैल्यू निकालना होगा, मतलब कोई एक अननोन होगा और बाकी सारा नोन होगा, तो आपको ये वैल्यू निकालना आना चाहिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। देखो इस इक्वेशन का यूज और कहाँ करते हैं, अगर मान लो हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K को कंपेयर करा, है ना, तो कंपेयरिंग 2K एट डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर ले लिया, जहां T1 के लिए मैंने मान लो रेट कांस्टेंट को K1 माना है, वहीं T2 पर के लिए रेट कांस्टेंट को हमने K2 माना है। उस केस में चलो वो लॉग वाले फॉर्मूले में मैंने K1 और T1 को पुट कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं log ऑफ K1 इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, ठीक है। वहीं log ऑफ K2 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। हमने बस टेम्परेचर को चेंज किया है और K1 और K2 को चेंज किया है, ठीक है। अब मान लो इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 घटाऊं, एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं कि log A यहां पर से हट जाए, है ना, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को मैं हटाना चाहता हूं। तो इससे ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा log ऑफ K2 माइनस log ऑफ A1। अब देखो यहां पर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस ऑफ log ऑफ A, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। अब देखो ये log ऑफ A और ये log ऑफ A कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो log A माइनस log B, इसको आप क्या लिख सकते हो log A बाई B। तो log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पर से ये वाला टर्म पॉजिटिव टर्म है ना, तो ये अपॉन 2.303 R, देखो दोनों में से कॉमन मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव टर्म क्या बच जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, यहाँ पर का एलसीएम क्या हो जाएगा T1 T2, और ये यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, ये T2 माइनस T1, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे पास। कई बार हमारे पास दो टेम्परेचर दिया हुआ रहता है, ठीक है, और EA हमें निकालना होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और रेट कांस्टेंट उस टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो है वो रेट कांस्टेंट दिया हुआ रहता है, तो हमें आराम से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो देखो एक बार नीट मेंस में ना इस तरह का सवाल भी पूछा था कि अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो तो क्या करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, और दो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे और उनको इस इक्वेशन में रख देंगे, तो देखो बाकी सारा चीज नोन हो जाएगा, हमारे पास अननोन केवल क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वहीं पर हम लोग इसका और भी बहुत सारा यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया इसमें कोई एक वैल्यू अननोन होगा, बाकी सारा का वैल्यू अगर आपको नोन होगा तो आप आराम से बाकी सारा चीज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग इस पर ग्राफ देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन तो यही आ गया था, log ऑफ K इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये हमारा VVI करके मैंने लिखा था, फाइनल इक्वेशन यही आया था। अब मान लो हमने log ऑफ K वर्सेस 1 अपॉन T पर का ग्राफ खींचा, तो देखो हम लोग इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर y एक्सिस में हमने क्या लिखा है log ऑफ K, ठीक है, और वहीं x एक्सिस पे अगर मान लो 1/t अगर मान लेंगे हम लोग, तो देखो ये वाला जो होगा ये तो स्लोप हो जाएगा ना, और ये क्या log ऑफ A कांस्टेंट टर्म, तो देखो यहाँ पर 1/t वर्सेस मैं यहाँ पर log ऑफ K लिख रहा हूँ, log ऑफ K वर्सेस 1/t का जो ग्राफ होगा, तो देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा log ऑफ A, ठीक है, और डिक्रीजिंग सा कर्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो ये स्लोप हमारा क्या आ गया माइनस EA अपॉन 2.303 R, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लो हम लोग ln वाला ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, तो ln वाला ग्राफ भी इस तरह से डिक्रीजिंग टाइप पर का होगा, क्या सिंपल ही है।
चलो देखो तुम्हारा AIPMT मेंस का एक सवाल देखो, बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है EA है और रेट कांस्टेंट दे रखा है K1 एंड K2 ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, है ना, T1 एंड T2। मतलब T1 के लिए हमारा क्या दे रखा है K1, ठीक है, वेरी फाइन, और T2 के लिए हमारा क्या दे रखा है K2, है ना, इज रिलेटेड बाय। तो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन क्या निकाला है, यही तो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना ln के फॉर्म में दे रखा है, तो ln के फॉर्म में हमने इक्वेशन क्या निकाला था, ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या था, EA अपॉन R, है ना, 1/T1 माइनस 1/T2, यही तो था। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सा मैच कर रहा है। देखो यहाँ माइनस लिख रखा है, ठीक है, माइनस हमारा नहीं था तो ये नहीं होगा। फिर वही ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस ऑफ EA अपॉन R। हाँ, बट ये देखो यहाँ पर एक माइनस आ गया और इसने यहाँ माइनस ला दिया और यहाँ पर भी माइनस ला दिया। ठीक है, तो हम लोग माइनस माइनस मिलके अगर प्लस बना दें और इसको इंटरचेंज कर दें तो चलो ठीक है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं, सेम ही है। अब देखो थर्ड माइनस EA अपॉन R और ये इसने क्या कर दिया 1/T2, ये प्लस, ये तो एकदम सा नहीं होगा। अब देखो यही तो हमारा इक्वेशन था, ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। तो देखो इसका 2 आंसर था, B और D, करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं ना, बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। ठीक है, देखते हैं कैसे, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बताया ही था, इसी तरह से तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है लगता है। लिख रखा है इवेल्युएटिंग वेलोसिटीज, कोई मतलब नहीं है। इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कोई बात नहीं है। चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बहुत ही गलत बात है, तो हम लोग इससे फाइंड करते हैं ना।